Good morning to all of you. Hello students, myself Prashant Shukla and welcome to online classes. ऐसे लॉकडाउन के टाइम में ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे समय घर पे बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और घर बैठे क्लास कीजिए। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हमने द मोल कंसेप्ट का पहला लेक्चर कवर किया था। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर मोल कंसेप्ट में हमने आपको बता दिया था कि मोल क्या होता है एंड इन विच मैनर हाउ द 6.023 to 10 to the power 23 दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम AMU और एनी अदर थिंग्स। हमने वो आपको सारी बातें डिफाइन कर दी थी। उसके बाद हमने आपको मोल बता दिया था क्या होता है, हमने एटम्स बता दिया था, मॉलिक्यूल्स बता दिया था, इलेक्ट्रॉन्स बता दिया था, इनका आपस में एक रिलेशन बता दिया था। ठीक है ना। हम कुछ चीज़ें उसी के आगे फोकस करेंगे, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स हमारे बेक क्लियर होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ग्राम वैल्यू, मैं वो पिछला समराइज करता हूँ और उसी को आगे बढ़ाता हूँ। ग्राम के बाद वैल्यू लिखी थी हमने मोल की, मोल के बाद वैल्यू लिखी थी हमने मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स है ना, और मॉलिक्यूल्स के बाद वैल्यू लिखी थी हमने एटम्स की, और एटम्स के बाद वैल्यू लिखी थी इलेक्ट्रॉन्स की। ये हमने उन सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन निकाल दिया था। नाउ वी हैव दीज 5 टर्म्स। मोल कंसेप्ट के ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स होते हैं। अगर इन टर्म्स का आपस में इंटर कन्वर्जन आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन हमेशा 99% इन टर्म्स पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कितने मोल में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स में कितना मॉलिक्यूल है, कितने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन में कितने ग्राम है, कितना मोल है। मतलब ये पूरी खिचड़ी पकती है। और अगर ये आपको इंटर कन्वर्जन आ जाता है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। उसके लिए यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड को हमने कंक्लूड कर दिया है इस कंसेप्ट में। देखिए जरा कैसे। जैसे मान लिया मैंने कहा आपसे 10 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। ढंग से समझिएगा जरा। 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 10 अपॉन व्हाट? मोलिकुलर वेट ऑफ दिस थिंग। और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? 63। सो 63 नाउ इट इज व्हाट? मोल। तो कभी भी अगर गिवन वेट को मोल बनाना है तो आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। मतलब सबसे गिरे हुए सवाल यही होते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा दम नहीं है इसमें। अब मोल को मोलिक्यूल्स में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 63 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, जिसको हमने A0 से रिप्रेजेंट किया है। यहां मैं बोलता हूं A0 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल्स कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में इतना होता है, इसलिए इतने मोल में मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। मतलब आप ऐसे समझ लो कि कभी मॉलिक्यूल्स बनाना हो तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल गांठ बांध लो इस चीज को। अच्छा, मॉलिक्यूल से ही एटम बनता है, मॉलिक्यूल से ही इलेक्ट्रॉन बनता है। ये बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो क्या करना होगा? मॉलिक्यूल से ही एटम बनाओ जरा। 10 अपॉन 63 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू कितने एटम्स? हाइड्रोजन के एटम्स पूछ रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन के एटम पूछ रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के एटम पूछ रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, और अगर टोटल एटम पूछ रहे हैं तो 3 4 5 से मल्टीप्लाई। ये होता है एटम्स। अच्छा, और अगर इलेक्ट्रॉन पूछने हैं तो 10 अपॉन 63 बिल्कुल वैसे का वैसे लिखना है एवोगैड्रो नंबर। मतलब यहां पर हमें मॉलिक्यूल से लिखना है इंटू, अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूछने हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पूछने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से पूछने हैं तो 24। ठीक है ना। और सभी का पूछना है तो 24, 25, 32। मतलब 10 ग्राम HNO3 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये इंटू 32 है। ऑक्सीजन के ये है, नाइट्रोजन की ये, हाइड्रोजन की ये है। पूरा एक लेआउट, पूरा एक लेआउट है। अब जैसे इधर से हम उधर चलते हैं ना, वैसे उधर से आप इधर भी चल सकते हो और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना। बिल्कुल जैसे हमने लेफ्ट से राइट गए हैं वैसे राइट से लेफ्ट जाएंगे। जरा देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ HNO3, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ HNO3, या ऐसे लिखो फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
100 एटम्स ऑफ HNO3। क्वेश्चन जरा समझना है आपको। देखिए ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने लिख दिया है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, हमने राइट से लेफ्ट पूछ लिया है। हमने क्या कहा है, हमने आपको एटम्स दे दिया है और एटम से इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। तो देखो क्या करोगे आप एटम से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं बनाओगे। आपको क्या करना है, आप एटम से पहले मॉलिक्यूल्स पे आओगे और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बनाओगे। हमने आपसे क्या कहा है कि मॉलिक्यूल्स से जब एटम बनाते हो तो मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, और मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन बनाते हो तो मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर एटम से मुझे इलेक्ट्रॉन बनाना है तो पहले आप एटम से मॉलिक्यूल पे आओ, क्योंकि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बनाएंगे बाई मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो सबसे पहले एटम से आप मॉलिक्यूल्स पे आओ। तो एटम से मॉलिक्यूल्स पे कैसे आओगे, एलिमेंट से इधर मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर आओगे तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। और जैसे ही इसको डिवाइड करके बना दोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट बना लेंगे। समझना, इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी 10 मिनट तक की आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में घुसाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी तरह से एंटर कर जाएगा। फिर आप इसमें खेलोगे, एक बार दिमाग में फिट हो जाए ना, पूरी चिप आपके अंदर चली जाए, फिर आप इसमें बिल्कुल गेम की तरह लगेगा ये। और नहीं आया ना समझ में तो कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। और ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स का बेस है, इसलिए बिल्कुल समझना होगा। यू हैव नो ऑप्शन, तुमको समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो 100 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पूछे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो 100 एटम्स को सबसे पहले, अच्छा एक बार थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, पेन पेपर यूज ही नहीं करोगे। देखो 100 एटम्स हैं, ये 100 एटम्स हैं, 100 एटम्स। ठीक है ना। 100 एटम्स को मॉलिक्यूल्स में बनाओ, क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाई एटम्स को मॉलिक्यूल्स में बनाओगे, क्या करना होगा, टोटल एलिमेंट्स 1 2 और 3 2 5, 5 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, ये मॉलिक्यूल्स बन गए। यानी कि अगर पूछा जाए 100 एटम्स ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100/5 मॉलिक्यूल्स हैं। मान लिया ये कहा जाए मॉलिक्यूल से बताओ इसके कितने एटम्स होंगे HNO3 में, तो 100/5 इंटू 5 बराबर 100 एटम्स हैं। समझ गए ना। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो 100/5 ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो टोटल एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूछे होते तो इंटू 1, नाइट्रोजन के पूछे होते इंटू 7, ऑक्सीजन के पूछे होते इंटू 24, इस तरीके से। और टोटल पूछे हैं तो कितना, HNO3 का कितना होता है, 24 ही तो होता है। नाउ इट इज फाइनल आंसर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तुम 10th पास करके आ ही गए हो। क्या समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन कर लो पूरा। 2400 डिवाइडेड बाई 5। नाउ इट इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ HNO3 आर प्रेजेंट इन 100 एटम्स ऑफ HNO3। क्या ये बात समझ पा रहे हो। यूनिटरी मेथड से भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। 100 एटम्स हैं, इसमें टोटल एटम्स निकाल लो कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, तो 100 एटम्स में कितने होंगे, वैसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये सबसे सस्ता, टिकाऊ, बेस्ट, चलता फिरता मेथड हमने बताया है। इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। मैं रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेता हूं, जरा बताएं। फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 500 एटम्स ऑफ एसिटिक एसिड। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, बिल्कुल सेम। आप जरा सॉल्व करना है। 20 सेकेंड यूज करो और सॉल्व करो। ठीक है ना, कर पा रहे हो। आवाज आ रही है ना। देखो सेम तरीके से। अच्छा ये मत पूछना एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। बच्चों को पता होगा। नीचे जाओ, किसी से रास्ते से जाते हुए पूछ लो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बता देगा। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं आजकल, इसीलिए कहते हैं IITian बनना जरूरी है। पढ़ लिख के भी कुछ नहीं होगा, बिना IITian बने कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। हम लोग जब जाते हैं ना इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में कई बार जो रिक्शे वाले होते हैं उनसे पूछो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो बता देंगे CH3COOH। अब आप सोच रहे हो कैसे बता देंगे, वो 24 हमेशा बच्चे जाते रहते हैं ना, बात करते रहते हैं, तो 24 घंटे सुनते रहते हैं। तो एक दिन हमने पूछ ही लिया भाई कि आप लोगों को कैसे याद हो जाता है, तो बोलते हैं बच्चे इतना ज़्यादा आते जाते रहते हैं, इनसे याद हो जाता है। एसिटिक एसिड फार्मूला किसी रिक्शे वाले से पूछ लो, तुम बता देगा। तो समझ लो कि पढ़े लिखे लोग भी क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ना है तो और अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ने से IIT में सिलेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि आईटी में सिलेक्शन करना आजकल बहुत आसान हो गया है ना। तो 500 एटम्स हैं, तो 500 एटम्स का मतलब एसिटिक एसिड हो गया। तो ये एटम्स कितने हैं? 500 एटम्स। देखो ठीक है ना। तो 500 एटम्स को मॉलिक्यूल्स कैसे बनाओगे? 500 डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड कहाँ गया? ये रहा। तो 1 3 1 4 5 6 7 8 8। इट इज व्हाट? मॉलिक्यूल्स। ये बन गया ना मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? 500/8 इंटू किसके इलेक्ट्रॉन पूछे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो टोटल एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन के पूछे होते तो कार्बन के मल्टीप्लाई कर देते। कार्बन कितना? 6 6 12। 12 से मल्टीप्लाई करो तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और 8 8 16 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। हद है, इससे गिरे हुए सवाल हो नहीं सकते। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल एटॉमिक नंबर गिन लोगे ना। कार्बन कार्बन कितना हो गया? 6 6 12, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 8 16। तो 16 4 20, ठीक लिखा है ना। 6 6 12, 12 प्लस 4 ये, और प्लस 16, तो 16 4 20 और 30 32 32। नाउ इट इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है। ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कभी भी अब आप इस वाले कंसेप्ट से ग्राम, मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटर कन्वर्जन आप कभी भी कर सकते हो। कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए, मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 मोल्स ऑफ ब्लू विट्रियोल दिया हुआ है। यार ब्लू की स्पेलिंग क्या लिखी मैंने? ब्लू विट्रियोल दिया हुआ है। आपको बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बताने हैं कितने हैं। 10 मोल ब्लू विट्रियोल दिया हुआ। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है ना। CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल है। 10 मोल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और एटम्स ऑक्सीजन के केवल बताने हैं कितने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉल्व इट, जल्दी से सॉल्व करो। देखो सबसे पहले मोल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमें मोलिकुलर वेट से डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट मोल होता है। मोल ऑलरेडी पता हुआ है। तो मोल अपॉन क्या करोगे? अपॉन कुछ नहीं करोगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर। कुछ नहीं करना यहां पे। ये क्या बन गया? देखो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया। समझ गया ना। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होता है, तो 10 मोल में 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, इंटू मॉलिक्यूल से ही बनता है एटम, मॉलिक्यूल से बनता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स कितने? ऑक्सीजन के एटम बताना, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है जरा बता सकते हो? ऑक्सीजन के एटम 4 ये और 5 ये, तो 5 और 4 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ इट इज व्हाट? इट इज एटम्स। देखो भाई एटम्स। और इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो 10A0 इंटू 10A0 मॉलिक्यूल्स हो गया ना, इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 और 5, 5 4 9, 9 ही तो एटम है। और एक एटम में, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 इंटू 9 72। तो ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर एटम्स। क्या क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना क्लियर? तो चाहे ये पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए, ये कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया, ये जो फंडा है ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। ये करते 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 आपको अनुभव में आ जाएगा। हाँ भाई ऐसा होता होगा, ये है सिचुएशन। इस तरीके से इनका आपस में इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब एक बात और लिखेंगे। अब देखिए जनरली यहां से लोग मोल स्टार्ट करते हैं। बस यहां से अब तक जो मैंने पढ़ा ना वो बेसिक बातें आपको बताई, यहां से लोग स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं कि जो मोल होता है, मोल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। भाई मोल एक बहुत बड़ा नंबर है ना, ये बात तो सबको समझ में आ गई है कि मोल क्या है। मोल है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इस नंबर को हम मास से डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मास से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम वॉल्यूम से डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट के लिए खुद है। ठीक है ना। और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि 1 मोल, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का मतलब, 1 मोल सब्सटेंस का मतलब मान लिया 1 मोल ऑफ HNO3 है, तो 1 मोल ऑफ HNO3 में हम क्या लिख सकते हैं? इसका मोलिकुलर वेट कितना? 63 ग्राम ऑफ HNO3। ये बात सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए।
1 मोल HNO3 बराबर 63 ग्राम ऑफ HNO3 है। ये बात ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं। भाई 1 मोल HNO3 का मतलब है इतने पार्टिकल्स होंगे HNO3 के, लेकिन अब इतने पार्टिकल्स गिनने कौन बैठेगा? तो हमने क्या किया, उसको मास से रिलेट कर लिया। तो इतने ग्राम HNO3 में इतने ही पार्टिकल्स होंगे, कंफर्म है। यानी 1 मोल ऑफ HNO3 मस्ट बी इक्वल टू 63 ग्राम ऑफ HNO3 मस्ट बी इक्वल टू इतने पार्टिकल्स, इतने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना। ये तो वेट से तो रिप्रेजेंट कर लिया हमने, और मोल का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया था भाई। इतने ग्राम में इतना मोल होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ कि 50 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 63 ग्राम में 1 मोल है, तो 1 में कितना होगा 1/63, तो 50 में कितना होगा 1/63 इंटू 50। मोल आसानी से आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना। लेकिन अब हम डिफाइन करेंगे मोल को वॉल्यूम से। वॉल्यूम से कैसे डिफाइन करेंगे हम, यानी कि मोल को वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो हमें यहां पर सीखना होगा कि मोल को हम वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना वॉल्यूम होता है। और मैं लिख भी देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर मान लिया मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ HNO3, मैंने HNO3 को पकड़ लिया है एकदम, आप छोड़िएगा नहीं, फीलिंग अच्छी आने लगेगी। बराबर कितना होता, 22.4 लीटर ऑफ HNO3 पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे। अभी बात करते हैं 1 मोल HNO3। आप क्या करो, जैसे हमने कहा ना, क्या कहा था कि 63 ग्राम HNO3 ले लो। 63 ग्राम HNO3 ले लीजिए आप। तो 63 ग्राम HNO3 वेट लो, और उसमें जब पार्टिकल्स गिनोगे तो उसमें 6.023 20/23 निकलेंगे, कंफर्म है। ऐसे ही 22 लीटर अगर HNO3 ले लिया जाए तो उसके अंदर भी 6.023 20/23 जो है पार्टिकल्स निकलेंगे। जैसे इसको इसके बराबर किया जा सकता है ना, वैसे ही इसको भी इसके बराबर किया जा सकता है। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं उसके अंदर यही वैल्यूज होंगी। ये पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं, और हमेशा हर चीज के लिए 1 मोल कुछ भी ले लो। जैसे हमने कहा था ना कि 1 डजन, पहले बात की थी 1 डजन। 1 डजन का मतलब कुछ भी ले लो तो 12 ही रहेगा ना। 1 डजन का मतलब 12 ही रहेगा। वैसे ही 1 मोल, इसका मतलब नंबर वही रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात तो हमने बता रखी है आपको पहले ही कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 हमेशा उस 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन ये 22.4 लीटर कैसे लिख दिया हमने, इस बात को भी समझो जरा। इस बात को कैसे समझेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट 11th का एक चैप्टर है गैसियस स्टेट। अभी जैसे ये मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, मोल कंसेप्ट के बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, फिर पीरियोडिसिटी पढ़ोगे, उसके बाद फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट पढ़ोगे। ये तीसरा चौथा चैप्टर है। उस चैप्टर में एक इक्वेशन है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट का मतलब जो हमारे चारों तरफ गैसेस है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। वो सारी गैसेस, मोस्ट ऑफ द गैसेस आर आइडियल गैसेस अराउंड अस। आइडियल गैसेस का मतलब यहां एक बात समझ लीजिए, आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो आइडियल होती हैं। ठीक है ना। आइडियल का मतलब आदर्श गैसेस। अब जैसे मान लिया मैं कहूं तुम आदर्श छात्र हो, तुम आदर्श छात्र हो। आदर्श छात्र का मतलब तुम ऐसे अच्छे प्रतिभावान छात्र हो कि जो कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं, उन सारे नियमों का पालन करते हो। हिंदी आती है ना तुम लोगों को, है ना। मतलब पर्टिकुलर सम रूल्स आर गिवन, इफ यू फॉलो ऑल दोज रूल्स देन यू वुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक है ना। तुम कहीं पर भी पढ़ते हो, तुम आइडियल हो। जैसे मान लिया प्रॉपर टाइम पर आते हो, पढ़ते हो, क्लास मिस नहीं करते हो, जो हम होम असाइनमेंट देते हैं प्रॉपर घर पे करते हो, 2 घंटे स्टडी करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अच्छे से तैयार करते हो, है ना, कभी भी होमवर्क मिस नहीं करते हो, सब कुछ टाइम पर रहता है, तो सारी कंडीशंस बनाई गई हैं, देन यू आर एन आइडियल स्टूडेंट। तो आप आइडियल हो। लेकिन अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप आइडियल स्टूडेंट्स नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे चारों तरफ जो गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस हैं। और आइडियल गैसेस किसने रखा, किसने रखा होगा, आपको बताएंगे हम किसने रखा, कौन साइंटिस्ट थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताएंगे। और ऐसे ही उन गैसेस के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, भाई ये रूल्स, ये रूल्स, ये रूल्स, ये रूल्स अगर फॉलो करेंगे देन वो गैसेस सारी आइडियल होंगी। तो उसमें से एक रूल है कि अगर एक आइडियल गैस इक्वेशन है, जितनी भी आइडियल गैसेस होंगी उस इक्वेशन को होल्ड करेंगी। अगर वो होल्ड नहीं करेंगे तो आइडियल गैसेस नहीं होंगी। और वो इक्वेशन कौन सी होती है, उस इक्वेशन का प्रूवमेंट है पूरा उस चैप्टर में। यहां पर मैं बता देता हूं, PV इज इक्वल टू NRT। जितनी भी चारों तरफ गैसेस है ना हमारी, जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को होल्ड करती हैं। बिना इस इक्वेशन को होल्ड किए हुए वो गैसेस आइडियल होंगी ही नहीं।
तो यहां पर P क्या है जरा मैं बता देता हूं। P जो है प्रेशर है, ये बराबर ये कैसे आया ये बता रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, रट्टा नहीं मारना है आपको, हर चीज समझनी है। प्रेशर होता है प्रेशर, और प्रेशर किस में रखना है, एटीएम में रखना है। V क्या है, V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसी गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है, वो गैस का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, बताऊंगा कैसे। T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और ये कोई भी गैस होल्ड करेगी। तो तभी भी यहां पर ध्यान रखना 1 मोल ऑफ, यहां पर जो HNO3 है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, वो गैसियस वेपर फॉर्म में होना चाहिए। कभी भी 1 मोल ऑफ एनी गैसियस फॉर्म मस्ट बी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। तो ये हमेशा गैसियस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होता है, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी यहां लिखा भी हो तो आप समझ जाइएगा कि वो वेपर फॉर्म में ही होगा। तो PV बराबर nRT में क्या करना होगा, हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें कितने मोल के लिए, n बराबर 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो यानी देखो V बराबर क्या लिखेगा, V बराबर लिखेगा nRT/P, यही तो होगा। N क्या है, 1 मोल, हमने 1 मोल के लिए निकालना है। अच्छा, R गैसेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, अभी आप याद कर लीजिए, अलग अलग यूनिट पे अलग अलग होती है। अच्छा, टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, टेम्परेचर कितना, अब अलग अलग टेम्परेचर रखोगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेंगे। और केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टेम्परेचर जानते हो क्या होता है, केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जब भी कोई मेडिसिन लाते हैं या जब भी कोई सिरप्स रखे हो तो हमेशा फ्रिज में रखी जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर उसी पर मेंटेन किया जाता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तक की उनका कंपोजिशन बदलता नहीं है। पता चला रखा हमने कफ की सिरप, और जब 1 साल बाद देखा तो वो दूसरी सिरप बन गई, पता चला पिया तो कुछ और शुरू हो गया। तो वहां पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर मस्ट बी बिल्कुल फिक्स्ड 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में रख लो तो 273 केल्विन है ना, और डिवाइडेड बाई प्रेशर, प्रेशर कितना होता है 1 atm। स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे चारों तरफ 1 atm प्रेशर है, हमारे चारों तरफ कितना प्रेशर है 1 atm। आप चाहो भी ना 2 atm तो बना नहीं सकते 2 atm। हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, हम दब रहे हैं। अच्छा, हम दब नहीं रहे हैं, इसके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है 1 atm। हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है 1 atm। अच्छा, 1 atm लग रहा है, आप ये सोच रहे हो तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, हमें फील होगा। अगर आप चाहो फील करना कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, आपको कोई दबा रहा है तो फील करना चाहते हो, अभी इसलिए फील नहीं होता क्योंकि अंदर का भी एक प्रेशर होता है, वो भी 1 atm होता है, इसलिए एक दूसरे से 1 atm कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। आप एक काम करो, बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर का मतलब एकदम ऊपर नहीं, पहाड़ों पे जाओ। तो जब पहाड़ों पे जाओगे तो ऊपर का प्रेशर कम होने लगता है, अंदर का प्रेशर उतना ही रहता है। तो अंदर का प्रेशर उतना रहता है तो अंदर से आप फूलना स्टार्ट हो जाते हो, नीचे पतले होगे ऊपर मोटे हो जाओगे, जाके मोटे नहीं होगे, नसें मोटी हो जाएंगी, फट जाएंगी नसें, मुंह से नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर, और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो वहाँ से बिल्कुल ऊपर चले जाओगे क्योंकि पूरा फट जाओगे, ठीक है ना। तो ये तो अंदर के प्रेशर को फील किया हमने। अब ऊपर के प्रेशर को फील कैसे करोगे, नीचे जाओ। नीचे कहाँ जाओगे, नीचे पानी में जाओ। जैसे जैसे पानी में जाओगे ना तो एक तो 1 atm वाला प्रेशर एयर का और पानी का, तो जनरली क्या देखा गया है कि 10.3 मीटर वाटर के नीचे का लेवल 1 atm के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 atm वो 1 atm, ये 2 atm। नीचे जाते जाओगे atm बढ़ता जाएगा तो आपको प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा कोई दबा रहा है आपको। तो यहाँ पर हमें कितना रखना है 1 atm ही प्रेशर रखना है। हम बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह काम करने वाले हैं। और इस पूरी कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो जानते कितना आ जाएगा 22.4 लीटर, बिना किसी इफ एंड बट के ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो किसी भी कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है, 1 मोल हमेशा फिक्स रहेगा, R हमेशा फिक्स रहेगा, T और P हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहां पर हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखा है, इसीलिए यहां कहा जाता है STP, ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब यही, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन। टेम्परेचर प्रेशर अगर स्टैंडर्ड रखा जाएगा तभी हम इसका 22.4 निकाल पाएंगे। यानी 1 मोल ऑफ HNO3 मस्ट बी इक्वल टू 22.4 लीटर। कभी कभी इसको एनटीपी भी कह देते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना वैसे एसटीपी एनटीपी में डिफरेंस होता है, लेकिन आगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में ही बात करेंगे। अभी अब कहेंगे दोनों सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हो या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का हो, मतलब टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू यहां फिक्स होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्लियर। अब जरा देखो, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर मैं आपसे कहूं फाइंड टोटल मोल ऑफ HNO3 का मोल बताओ
इन 20 ml। 20 ml HNO3 में कितने मोल होंगे? अच्छा 22.4 लीटर, जरा यहां पर एक बात देखो, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22400 ml। और वो भी ध्यान रखना, STP लिखना मत भूल जाना। टेम्परेचर प्रेशर बदल दिया, क्योंकि जाओ पहाड़ों पे ले जाओ तो 22.4 लीटर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रेशर बदलेगा, प्रेशर कम होगा तो 22.4 लीटर से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ एक मोल में कितना वॉल्यूम होना चाहिए पहाड़ों पे? ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, कितना होगा पता नहीं भाई। 1 ATM से वैल्यू कम होगी ना तो ऊपर वाली नॉमिनेटर की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। और अगर पानी के नीचे चले जाओ, मैं कहूं पाताल लोक चले जाओ, पाताल लोक में वॉल्यूम कितना होगा? प्रेशर बढ़ गया, तो पाताल लोक में अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए तो वहां पर क्या वॉल्यूम घट जाएगा, स्वर्ग लोक में बदल जाएगा। हम धरती की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कैसे करोगे? आपको पता है 1 मोल HNO3 में, 1 मोल HNO3 में कितना होता है? 22400 ml होता है। तो आपको कितना निकालना है? कितने में निकालना है? 20 ml में। 20 ml में कितने मोल आएंगे? x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 × 1 अपॉन 22400। क्या आ गया ये? मोल। इट इज फाइनल आंसर। देखो भाई, क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को भी इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास मान लिया है क्वेश्चन है 10 लीटर H2SO4 है, समझिएगा जरा, 10 लीटर H2SO4 है। अब वॉल्यूम दे रखा है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा, है ना। 10 लीटर ऑफ H2SO4 इट मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन फाइंड द मोल ऑफ दिस सिचुएशन। आपको बताना है कि इस 10 लीटर ऑफ H2SO4 में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? एज वी नो दैट, जरा देखिए, 1 मोल ऑफ H2SO4 इट स्टैंड्स फॉर क्या होता है, जरा बताएंगे? 98 ग्राम H2SO4। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, and it must be equal to is what? 22.4 लीटर अगेन STP। बिल्कुल क्लियर होगा आपको, समझ पा रहे हो? 1 मोल में उतना लीटर होता है। मैंने पूछा है इतने लीटर में कितना मोल होता है? 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, इसलिए कितने लीटर में? 10 लीटर में x मोल होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या 1 × 10 बराबर x × 22.4 बराबर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 22.4 लीटर। अगर यहां 10 ml कर देते तो 22400 ml कर देते, क्योंकि 22.4 को लिख सकते हो 22400 ml। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट? अच्छा एक बात और, सेकंड, कुछ बच्चों ने बोला था कि सेकंड लेक्चर में अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण यह था कि सेकंड लेक्चर बहुत बड़ा नहीं था। सेकंड लेक्चर को इस लेक्चर के साथ क्लब कर देंगे और उसके साथ दोनों को मिला के एक साथ अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। कम से कम 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर हो तो अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। तो यहां पे ये बात सबको समझ में आ रही है? 22.4 लीटर, अगर यहां पर 10 ml कहते तो आप ये सिचुएशन कर देते। तो अब जरा देखिए, हमने जो मोल का फॉर्मूला लिखा था, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जरा देखिए, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। वेट के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, लेकिन मोल बराबर अगर वॉल्यूम में है, गिवन वॉल्यूम में अपॉन क्या करोगे? 22.4 लीटर करोगे, कंफर्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ही तो 22.4 लीटर के बराबर है। तो ये दोनों मोल के फॉर्मूले एकदम फिक्स रहेंगे। इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि अगर कोई चीज वेट के फॉर्म में दी है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इट बिकम्स मोल, while in term of volume then what happened? वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। देखिए गिवन वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर अपॉन 22.4 मोल। और इंपॉर्टेंट, अगर एक बार मोल बन गया देन व्हाट हैपेंड? व्हाट टू डू? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोल इट कन्वर्ट्स इनटू मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू एटम मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्स, एंड मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर। ये तो नहीं सोच रहे हो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सारी बातें पिछले टर्न पर समझा दी थी।
एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, नहीं आएगा उसको मोल कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक बता दूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वीमेन परफेक्ट। यहां पर बॉय एंड गर्ल्स, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट्स परफेक्ट, ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है ना? चलो इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आपको बताना है 20 ml H2SO4 है। क्वेश्चन ढंग से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 20 ml H2SO4 है, देन फाइंड आउट। अच्छा, 20 ml H2SO4 ऑफकोर्स एचटीपी पर होगा। जहां पर वॉल्यूम की बात आएगी तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब 22.4 लीटर के रेस्पेक्ट में माना जाएगा। देन फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो बताओ, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 20 ml H2SO4 निकाला जाए? चलो भाई जल्दी से सॉल्व करिए। वेरी गुड इवनिंग, सारे के सारे बच्चों ने एक साथ बोल दिया है हमको। हाँ, यस, केमिस्ट्री में पूरा इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। और अभी मैं देख रहा था कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, है ना? अब होपफुली तीसरे लेक्चर तक की एकदम सेट हो जाती हैं सारी चीज़ें, है ना? जितना भी डिस्कनेक्शन है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में एकदम फुल्ली फ्लैश, सब कुछ साफ साफ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 20 ml H2SO4 है ना? तो 20 ml H2SO4 में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बताने, तो देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाला, इलेक्ट्रॉन बताना है कि एटम्स बताना है कि मॉलिक्यूल्स बताना है कि मोल बताना है कि वेट बताना है। मतलब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वेट, मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो कुछ भी बताना हो तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? मोल, और मोल से फिर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से फिर एटम, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले कैसे निकालोगे? 20/22400, बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्टली, क्योंकि जितना कंसेप्ट क्लियर होगा डायरेक्ट वैल्यू लिख पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे। यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, सब करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर वेट इज व्हाट? इट इज क्या? इट इज मोल। ये मोल हो गया ना? अब मोल इनटू क्या? एवोगैड्रो नंबर। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। देखिए बिल्कुल मॉलिक्यूल्स हो गया। अब मॉलिक्यूल्स से ही एटम बनता है और मॉलिक्यूल से ही इलेक्ट्रॉन बनता है। तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? क्या करें? किससे मल्टीप्लाई करें? एलिमेंट से नहीं, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? यहां पे कितना है? 4 ऑक्सीजन है ना? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 × 4, 8 4 जा 32। नाउ इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ H2SO4। इस पूरे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। अब आज समझाने के बाद आज ही पूरा डीपीपी आपको पोस्ट करूंगा मैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हैं, अब आपको अच्छी फीलिंग आएगी सॉल्व करने में। क्लियर है? 20/22400 एसटीपी की बात कर रहे हैं। ये बन गया मोल, मोल एवोगाड्रो नंबर। ये बचा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद बचा ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? सल्फर के पूछे होते तो 16 से मल्टीप्लाई करते, हाइड्रोजन के पूछे होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, और टोटल पूछे होते तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? चलो ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज और जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये लिखा है 50 ml ऑफ, मान लिया N2O। N2O जानते हो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, इसको सूंघने से हंसी आती है, ऐसा जान लो। 50 ml ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है एसटीपी पर। आपको बताना है फाइंड द वेट। वेट बताओ क्या होगा इसका? 50 ml ऑफ N2O एसटीपी पर फाइंड वेट। इसका वेट कितना है? फाइंड वेट। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हमने, घुमा दिया है सारी चीजें। मतलब आप समझ लो, इधर से उधर, उधर से इधर, सब पूछ सकते हो। बस सबसे पहले मोल निकालना इंपॉर्टेंट है। मोल अगर आ गया तो बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। चलो जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए मुझे। ये आप अपने मन से सॉल्व करो, और जिसका आंसर आ जाए चैट करिए मुझे। सर? हाँ बेटा बोलो। सर एसटीपी और एनडीपी दोनों पे 22.4 ही रहते हैं केवल? जी हाँ बिल्कुल, गैस का? बिल्कुल। अभी मोल कंसेप्ट के
लेवल पर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, वो स्टेट्स ऑफ मैटर पे बात करेंगे हम। अभी चाहे एनटीपी कहा जाए चाहे एसटीपी कहा जाए, दोनों कंडीशन में 22.4 लीटर ही आप अप्लाई करोगे। ठीक है ना, ये बात कल बताई थी मैंने। नहीं सर, कल मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हुआ था, इसकी वजह से। अच्छा ठीक है, ओके, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा आपने? कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया ना सर, मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज ओके ओके, हाँ कल का नहीं कर पाए थे, चलिए ठीक है, ओके, आज कर दूंगा, फिर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे एसटीपी और एनटीपी बोथ आर सेम थिंग्स। क्या नाम है आपका? साक्षी देवीदास गिरी। ओके साक्षी, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको सब? हाँ आ रहा है सर, मोर कांसेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए थैंक यू। ओके बेटा, तो समझ गए, एसटीपी बोलो चाहे एनटीपी बोलो। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड अभी हमने नॉर्मल मान लिया है, यहां तक कि मोल कंसेप्ट में जब भी बात की जाएगी तो बोथ आर सेम थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए बताइए वेट कितना निकलेगा, जरा सॉल्व करिए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे, फिर मैं इसका सोल्यूशन देता हूं, मैच करिएगा। देखिए मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले 50 ml ऑफ N2O है, तो 50 ml ऑफ N2O का मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात है, 50 अपॉन मोलिकुलर वेट, इट बिकम्स मोल, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अच्छा देखिए यहां पर 50 ml है, तो 50 ml में मोलिकुलर वेट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 22400, इट इज व्हाट? मोल, ठीक है ना। गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मोल, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22400, इट इज वॉल्यूम, सॉरी इट इज अ मोल, बन गया मोल। अब मोल तो ये आ गया, जरा देखिए N2O का मोल इतना है, अब N2O का वेट बताना है, N2O का वेट बताना है, और आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखिए जरा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अब वेट के फॉर्म में ये होता है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला होता है मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22400 या 20, या यहां लिख देता हूं, और 22.4, यही तो दोनों के दोनों मोल है ना। अब यहां पर मुझे क्या है, मोल पता चल गया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 22400 इंटू मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेट, यही तो पूछा है। वेट बताओ। हाँ बोले। वीडियो पॉज हो गया है? पॉज कैसे हो गया? एक मिनट, पॉज कैसे हो गया? एक मिनट, अगर देखते हैं तब हो जाता है वैसे। हाँ आया, ये कैसे पॉज कैसे हो गया भाई? सर कभी कभी हम जो चैट सर उसको अगर क्लिक कर लिया तो पॉज हो जाता है। मतलब ये कैसे पॉज कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा तो मतलब सर आपने चैट देखा होगा, चैट बॉक्स में चैट देखा होगा सर। हाँ नहीं, चैट बॉक्स में मैं नहीं देख पाता हूँ ना, क्योंकि मैं बैक एंड से लगाता हूँ ना मोबाइल को। जी जी हाँ, तो आप कभी अगर ये साइड में आके चैट ओपन करके देखते होंगे उस टाइप में हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं चैट ओपन ही नहीं करूँगा ना। नहीं करने के बाद नहीं मैं चैट ओपन ही नहीं करूंगा ना, आप देखते रहिएगा, क्योंकि पॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल को बैक कैमरे से लगा के रखा है, ठीक है ना। मैं फ्रंट से लगा लूं क्या? हाँ लगा सकते हैं सर, फ्रंट से तो आपको शो होगा। हाँ फ्रंट से लगा लो तो मुझे शो होगा, है ना। हाँ एक मिनट बेटा, बेटा वेट करो जरा, है ना, मैं फ्रंट से लगा लेता हूँ, फिक्स हो जाए, ठीक है ना। आई थिंक अब दिख रहा होगा, है ना। चलो अब मैं आपकी सारी बातें पढ़ भी पाऊंगा, सारी बातें आपको देख भी पाऊंगा, ठीक है ना। चलो ओके, चलिए फिर से समझिए जरा। एक बार फिर से समझो सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है ना। अब आप जो भी लिखेंगे, जैसा भी लिखेंगे, मुझे सब समझ में आने वाला है, ठीक है ना। देखो मैंने 50 ml ऑफ N2O में पूछा था कितना वेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, 50 अपॉन 22400, ये तो मोल हो गया। हमने क्या कहा था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22400, ये होता है मोल। तो डायरेक्टली इसको हमने मोल बना लिया। क्लियर? एक एक बात अच्छे से समझते चलिएगा। इसको हमने बना लिया मोल, और मोल बनाने के बाद जैसे ही मोल आया, तो हमें पता है मोल का वेट के फॉर्मूले में क्या होता है, मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट को अगर इधर मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा। तो वही हमने मोल बना लिया था इसको। मोल को क्या किया, मोलिकुलर वेट से, और मोलिकुलर वेट हमें N2O का पता होता है।
पता होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी क्या, यहाँ पे वैल्यू आएगी 50/22400 मोल इंटू मोलिकुलर वेट कितना है नाइट्रोजन का 14 इंटू 28, 14 2 28, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितना 16, तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई 44, तो यहां पर आ गया ये 44, ये मोलिकुलर वेट हमने लिखाया है, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट 14 2 28 और प्लस 16, तो 8 6 14 और 2 1 3 और 1 4, तो 44, तो ये टोटल आ गया वेट। देखिए क्या ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब ठीक इसका वाइस वर्सा, अगर ये बात समझ में आई है तो ठीक इसका वाइस वर्सा आपको निकालना है। क्या निकालना है, 50 ml N2O का वेट निकाला था ना हमने, अब हम क्या देंगे 50 ml नहीं कहेंगे, कहेंगे 50 इधर वेट कर देंगे, इधर वॉल्यूम कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही निकालते हैं। मैंने ठीक इस क्वेश्चन को रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट क्या किया, क्वेश्चन को रिवर्ट किया हमने, यहां हमने वेट पूछा था, ठीक है ना, क्वेश्चन यहां रिवर्ट किया। मेरे पास है 50 ग्राम N2O, ठीक है ना, फाइंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम एसटीपी पर ही निकलना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसी का ठीक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। चलिए सॉल्व करिए, फास्ट सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या सिचुएशन है। 22.4 या फिर 22400 कुछ भी लिख सकते क्या? नहीं, कैसे कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, यहां पर ये 50 ग्राम है ना, तो 50 ग्राम में तो मोलिकुलर वेट वैसे लिखेंगे हम। अब वॉल्यूम में अगर आप 22400 लिखोगे तो आपको ml लिखना पड़ेगा, और अगर 22.4 लीटर लिखोगे तो वहां पर लीटर, जैसे यहां पर हमने 50 ml दिया था तो 50 ml का मतलब नीचे ml आएगा, लीटर दिया था तो यहां 22.4 लीटर आएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर अब आप यूनिट के हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हो, आप 22.4 लीटर लिख लो या 22400 में लिख लो, नो प्रॉब्लम। और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। चलिए बताइए आंसर कितना आ रहा है। 50 ग्राम N2O है, आपको वॉल्यूम बताना है 25/22.4, 22 इंटू 22.4, ओके 50/50 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 22.4, ओके। चलिए देखिए कितने लोगों ने सही निकाला, देखिए 50/44, ये क्या हो गया मोल। कई बात समझ पा रहे हो, ये हो गया मोल। अच्छा, मोल को वॉल्यूम में कैसे बनाओगे, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, 50/44 इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम। देखिए बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, गुड। क्या 1120 आता है इससे, ये 11220 है, व्हाटएवर, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो वेट को हमने वॉल्यूम में, वॉल्यूम को वेट में, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने, एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक दो टर्म्स और बचे हुए हैं, मैंने आपको आयंस कल डिफाइन कर दिया था, आयंस क्या होते हैं। एक दो चीजें और बची हुई हैं, जरा उनको और देख लो। हमारे पास एक होता है ग्राम एटम, एक होता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल, इन दोनों को शायद आपको याद भी होगा, और एक हमारे पास ग्राम आयन भी होता है। जरा इन तीनों वर्डों को अच्छे से समझिए, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, क्या होते हैं इन तीनों का मतलब। बेसिकली इनको हम मोल ही कहते हैं। जरा देखो कैसे, इसको हम मास ऑफ मोल एटम कह सकते हैं, मोल एटम, इसको हम मोल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इसको हम मोल आयंस कह सकते हैं। अच्छा, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन एटम, यही तो 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम है ना, और इसी को कहते हैं ग्राम एटम। बिल्कुल सेम लेवल पर, वही 12 ग्राम जो 1 मोल है ना, इसी को 1 मोल कहते हैं ना, वही ग्राम एटम, इसी को ग्राम एटम कहते हैं। अब जैसे मान लिया हमने यहां पे कहा HNO3 ले लो, HNO3 कितना होता है, 63 ग्राम होता है ना, 63 ग्राम HNO3, आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट 63 ग्राम, तो यही हमारे पास 1 मोल HNO3 है ना, 1 मोल HNO3, और इसी को कहते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब वो बेसिकली मोल के बराबर ही होता है। तो कई बार ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो मोल के बराबर ही होते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल
या ग्राम एटम, तो एक मोल मॉलिक्यूल को हम ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, किसी भी एक मोल मॉलिक्यूल को। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है, पहले इसको नोट कर लीजिए, जरा नोट करिए, फिर मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ग्राम एटम मतलब 12 ग्राम कार्बन एटम मतलब 1 मोल कार्बन एटम, वही ग्राम एटम है। 63 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब वही ग्राम मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का वेट, एटम का वेट, मोल के रेस्पेक्ट में सेम सिचुएशन होती है, कहीं कोई चेंजेस उसमें नहीं होती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया, अभी ग्राम आयन भी समझाता हूं। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लिया हमने कहा कि 196 ग्राम H2SO4 है, समझना जरा, 196 ग्राम H2SO4 है। इसमें आपको बताना है कि बताइए कितने ग्राम मॉलिक्यूल हैं, इसमें कितने ग्राम एटम हैं, इसमें कितने ग्राम आयंस हैं। जरा समझना बहुत अच्छे से इन सारी बातों को, है ना। 196 ग्राम H2SO4 मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कितने 90 H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 2 + 32 + 64 = 98 होता है। हमने कल आपको होम असाइनमेंट दिया था ना, कुछ क्या दिया था, खाओ पियो आराम करो, ऐसा नहीं कहा था। हमने कहा था कि 1 to 30 सभी लोग क्या करना है, एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक वेट, दोनों के दोनों चीज़ों को लर्न करके आना है। अभी तो क्लास हो नहीं रही है, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, होपफुली जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तब मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जितना होम असाइनमेंट दूंगा सब आपसे सुनूंगा। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं मुझे कि यस सर आपने याद करके आए हैं, मतलब आप लोग याद कर चुके हो, लेकिन सारे नहीं। 98, तो 98 ग्राम H2SO4 का क्या मतलब हो गया, 98 ग्राम H2SO4 का मतलब ही तो 1 मोल हो गया, और यही तो हो गया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एक ग्राम मॉलिक्यूल है 98, तो 98 का दुगना होता है ना, तो 196 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ जरा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है ना सभी को। यहां पे 98 ग्राम H2SO4 1 मोल होता है ना, तो उसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, तो 196 में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर। अगर यहां पर हमने और बढ़ा दिया होता तो वो 3 टाइम्स मान लिया कर दिया होता तो 3 हो जाता, वॉट जो भी कर देते हैं हम। मान लिया पूरा नहीं जाता, तो 98 में 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/98, इसलिए मान लिया जो भी x ग्राम दिया होता तो इंटू x, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इट इज अ ग्राम मॉलिक्यूल। और एक बार ग्राम मॉलिक्यूल बन जाए तो ग्राम मॉलिक्यूल में एटम कैसे बनता है, जरा देखो। 1 मोल में कितने एटम है, यहां 4 5 6 7 एटम है ना, 98 ग्राम में 7 एटम, लेकिन यहां 196 है तो कितने एटम हो जाएंगे। अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल लिख दूं मैं, यहां पे 2 ग्राम मॉलिक्यूल है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल है, ये आंसर है। और इसमें कितना हो जाएगा, अच्छा ग्राम एटम देखो, इसमें ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ना, तो कितने एटम है, 2 3 4 3 7, तो 7 एटम है टोटल, कितने 98 में 7 एटम होते हैं, इसलिए इसमें कितने हो गए 14, तो 14 ग्राम एटम हो जाएंगे। समझ लो भाई इस बात को। यहां पर पूरे का पूरा मॉलिक्यूल दिया है ना हमने, मॉलिक्यूल कितने दिए हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल 7 एटम है। लेकिन टोटल 7 एटम 1 मोल के रेस्पेक्ट में 7 एटम है ना, और 7 वो भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में 7 × A0, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कितने हैं, 196 नहीं, मतलब 98 नहीं है, 196 है, मतलब 98 का 2 टाइम्स, 98 में 1 मोल होता है तो 196 में 2 मोल हो जाएंगे, तो यानी कि 2 टाइम्स हो गया इसका, तो यानी कि पूरे के पूरे 14 × 2 इतने ग्राम एटम हो जाएंगे। समझना जरा, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, पहले समझते चलिएगा। अच्छा आयंस अगर मुझे निकालने हैं तो जरा देखना आयंस का मतलब क्या होता है। H2SO4 को अगर ब्रेक करा जाए, कैसा ब्रेक होगा, 2H+ और प्लस सल्फेट -2, तो इसमें कितने आयंस हैं टोटल, सल्फेट के 1 आयन और हाइड्रोजन के 2 आयन, तो टोटल कितने आ गए, 3 आयंस हो गए ना। लेकिन 3 आयंस 1 मोल में है, 196 का मतलब कितने मोल हो गए, 2, तो 2 का मतलब कितना हो गया 6, यानी कि 6 यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम आयंस, 6 ग्राम आयंस हो गए। इस बात को समझ लीजिए जरा अच्छे से। आयंस में क्या होगा, जितने मोल हो उसके रेस्पेक्ट में आप आयंस निकालते हो, कल ये बात हमने आपको समझाई थी, ठीक है ना। इसको 6 ग्राम आयंस या 6 A0 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से आप उसको मोल पे फॉर्म में यूज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरली आप अगर पूछा कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। कुछ कहना चाहते हो, ओके। सर 6 ग्राम
6 ग्राम आयन का नहीं समझा ये वाला? हाँ, तो 6 ग्राम आयन का मतलब ये है, देखो H2SO4 का अगर 1 मोल होता, H2SO4 का 1 मोल है ना, तो जरा हाइड्रोजन का कितने आयन्स हैं? 2। और सल्फेट के कितने आयन है? 1। भाई देखो ना, सल्फेट के यहाँ 1 ही तो है और हाइड्रोजन के 2 हैं, तो टोटल कितने आयन्स हो गए? 3। 1 मोल H2SO4 को जब डिकम्पोज किया जाएगा तो 2 मोल हाइड्रोजन के आयन्स निकलेंगे और 1 मोल सल्फेट का आयन निकलेगा, तो टोटल 3 ही हो गए ना, 2 और 1 3। लेकिन कब? जब 1 मोल सल्फेट आयन H2SO4 डिकम्पोज होगा। और यहां पर है कितने मोल? 2 मोल है ना भाई, 196/98, 2 ही मोल तो हैं। इससे ये पता चला ना 196 ग्राम का मतलब 2 मोल है, तो 2 मोल यहां रखोगे। जब 2 मोल यहां रखोगे तो ये हमारे पास सिचुएशन, मतलब यहां पर 1 मोल के लिए हमारे पास 3 है, तो 2 मोल के लिए 6 है। इस तरीके से यूज किया जाएगा, मतलब 1 मोल के लिए 3 है तो 2 मोल के लिए 6। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? हाँ भाई, मुझे ग्राम आयंस निकालने, बिल्कुल ऐसे ही, 2 और 1 3 है ना, तो 3 × 2 6 आयंस। 1 मोल के लिए अगर 3 आते हैं तो 2 मोल के लिए 6 आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? क्या नाम बताया था? साक्षी। साक्षी, कुछ क्लियर हुआ? सब कुछ क्लियर हुआ सर। सब कुछ क्लियर हो? देखना ऑल क्लियर ना हो जाए, ऑल क्लियर में भी सब कुछ चला जाता है। कौन सा बोर्ड है आपका? स्टेट बोर्ड, सेमी इंग्लिश। वेरी गुड, स्टेट बोर्ड SSC। चलिए, यहां से हमारी ये वाला जो पहला सेगमेंट था मोल कंसेप्ट का, ये क्लियर होता है। मोल कंसेप्ट का ये वाला पार्ट हमने यहां से क्लियर कर दिया। अब मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ने से पहले वी नीड्स सम मोर डेवलपमेंट्स, हमें कुछ और डेवलपमेंट्स को जानने की जरूरत है। अच्छा, सम मोर डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है कि हमें एक, हमारे पास सब टॉपिक है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे 10th में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग में आप लोगों ने सीखा है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मतलब हिट करो और ट्राई करो। लेकिन यहां पर ऐसे क्वेश्चंस हो गए कि हिट और ट्राई करते रहोगे, पूरा दिन लग जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। तो हम मोल कंसेप्ट को और आगे बढ़ाने से पहले हम यहां पर कुछ बेसिक बातें पहले समझेंगे, और बेसिक बातों के लिए हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है। मतलब 11th का जो सेकंड हमारे पास बुक है, उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। और मोल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम पहले रिडॉक्स कवर करेंगे, और रिडॉक्स के बाद जब रिडॉक्स में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर हम इसी मोल कॉन्सेप्ट को और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना? तो रिडॉक्स इज ऑल्सो सब टॉपिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास हमको रिडॉक्स समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? तो हम यहां पर अगला हमारे पास सब टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, रिडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो हर साल आप कंफर्म मान लो, एक क्वेश्चन कंफर्म हर साल। रिडॉक्स 10th में आपने ये वर्ड सुना होगा। इट इज न्यू लेसन नहीं है, एक तरीके का न्यू सब टॉपिक है, न्यू सब टॉपिक है इन मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के अंदर ही रिडॉक्स है। IIT JEE में मैं बता दूं आपको, IIT JEE के लिए मोल कंसेप्ट के अंदर रिडॉक्स होता है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स का अलग से लेसन दिया हुआ है। 11th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स का अलग से लेसन दिया हुआ है, लेकिन NCERT मतलब IIT JEE में हम इसको एक सब टॉपिक मानते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस समझना है, क्योंकि हम मोल कंसेप्ट डायरेक्ट पढ़ाते हैं, बिना इसको समझे मोल कंसेप्ट में कुछ बातें आप नहीं समझ पाते, इसलिए इसको हमें बीच में लेना पड़ा। रिडॉक्स, अच्छा 10th स्टैंडर्ड में सबने ये वर्ड सुना है, रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद समझते हो ना? रेड प्लस ऑक्स। रेड माने रिडक्शन, रेड माने लाल नहीं होता है, और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। यहां पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और ये दोनों वर्ड से आप फैमिलियर हो, लेकिन वो भी 10th स्टैंडर्ड तक फैमिलियर हो, इससे ज्यादा फैमिलियर नहीं हो। तो यहां पर हमें क्या देखना होगा? रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कहा गया है, रिडॉक्स बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए रिडॉक्स। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। और इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल 2 ही टॉपिक है हमारे पास, 2। पहला ऑक्सीडेशन नंबर, जरा समझना है, ऑक्सीडेशन नंबर, और नंबर 2 बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। केवल 2 ही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल हैं और ये चैप्टर, अच्छा इसका खास पहले आप ये समझ लो कि इन चीजों का हमें मेन थीम है क्या, इसका आउटपुट क्या है, ये हम क्यों पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ने का मतलब, ये चैप्टर का पढ़ने का मेन फिजिकल मतलब हमारे पास मेन मोटो क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, रट्टा मारने के साथ साथ और क्या है। तो कारण यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे किया जाता है ये सीख जाओगे। जैसे आपने सुना होगा फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, नाइट्रस क्लोराइड, नाइट्रिक क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, ये सारे जो आइट एट, ये जो वर्डिंग में जो दिख रहा है ना, ये सारी की सारी चीजें ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंडेंट होती हैं। आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला अच्छे से करना आ जाएगा अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाते हो। नंबर 1 पहला इसका यूज। दूसरा यूज, किसी कंपाउंड का नेचर कैसा है, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हम पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज करते रहेंगे कि उसका नेचर कैसा है। नंबर 2। नंबर 3, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनता है यानी ए की रिएक्शन बी से करवाओ, सी क्या बनेगा, ये इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बात समझ पा रहे हो। उसका कलर कैसे डिफाइन करेंगे, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोल कंसेप्ट में किस तरीके से रिएक्शंस को हम काम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से डिफाइन किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये हमें समझना होगा। और बैलेंसिंग आपने 10th में सीखा होगा, लेकिन यहां पर हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि उन टेक्निक्स के थ्रू किसी भी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ट्रिक्स के थ्रू विद इन 2 और 3 सेकंड में रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 ही टॉपिक हैं। 2 टॉपिक अच्छे से समझने के बाद देन वी विल कम अगेन द मोल कॉन्सेप्ट वापस। ये बीच का ब्रेक है हमारा, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जरा, पॉइंट लिखो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन, ऑक्सीडेशन नंबर is the valency of the atom. Oxidation number is the valency of the atom. It is either positive or negative. It is, note down, it is either positive or negative. It is either positive or negative and it may be a fractional value. ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इज द वैलेंसी ऑफ द एटम। इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इट मे बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इट मे बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज 0। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, एज वेल एज 0। क्लियर। वाइल, उसी के आगे वाइल वैलेंसी, जो वैलेंसी होती है, वाइल वैलेंसी इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लिखें, वाइल द वैलेंसी इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। वैलेंसी एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इट मे बी 0, इट मे बी अ 0, 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। अगली लाइन से नोट लगाओ जरा, नोट लगाओ और एक लिखो एक बात। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हैज एन optimum value. Oxidation number has an optimum value. अच्छा, optimum value का मतलब होता है
इट हैज अ रेंज। ऑप्टिमम वैल्यू के ब्रैकेट में लिखो, बेसिकली इट हैज ए रेंज, ये एक रेंज होती है, बेसिकली इट हैज ए रेंज। अब जरा समझो इन सारी बातों को, मैंने जो बोला क्या कहा, क्या कहना चाहा, जरा देखो। ऑक्सीडेशन नंबर समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है, मतलब वैलेंसी क्या होती है? देखो वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी अगर मैं आपसे कहूं तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि द टोटल नंबर ऑफ इजीली लूज और गेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है ना, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी समझना है। वैलेंसी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज वॉट 2,5, सो टोटल 5 is what? To gain the electrons 3 gain electrons is easy case as compared to donate the 5 electrons as compared to nitrogen. Nitrogen means atomic number is 7 and atomic number is 7 means 2,5. 2,5 means 3 electrons, it can accept the 3 electrons and it can lose the 5 electrons. So which one is easier case? Which one is easier case? Of course 3 electrons to accept the 3 electrons to complete its octet. 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने कि 3 इलेक्ट्रॉनों को लेना और ऑक्टेट का बनना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के। ठीक है ना, सो वैलेंसी इज व्हाट? वैलेंसी इज 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, सबको पता है, क्योंकि यहां पर 3 आसान केस है, 5 टफ केस है, इसलिए 3। अच्छा ध्यान रखना 3 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वैलेंसी मीन्स अ सिंपल नंबर दैट इज कॉल्ड 3 इज वैलेंसी ऑफ द एटम, हम सबको पता है। क्लियर? अच्छा ठीक, अगर मैं यही कह दूं फास्फोरस की बात, अब जरा देखिएगा गौर से, फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15। तो 15 का मतलब कितना हो गया? 2,8,5। ये बात तो जानते हो ना, KLMN वाली, सब लोग जानते हैं। तो 5 में भी वही होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का लेना और 5 इलेक्ट्रॉनों का देना। कौन सा आसान केस है? 3, तो वैलेंसी शुड बी 3। Now the interesting part is the phosphorus has 3 as well as 5 valency। फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी भी होती हैं। आपने देखा होगा PCl3, जो बच्चे समझदार हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, उन्होंने PCl3 के साथ साथ PCl5 वाला कंपाउंड भी देखा होगा कि PCl3 भी होता है, PCl5 भी होता है। लेकिन N में आपने देखा होगा NH3 तो होता है अमोनिया, लेकिन NH5 नहीं होता है। नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती, जबकि फास्फोरस की 5 हो सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि वाई या इन विच manner an atom can show the variable valency, यानी in which manner the atom can show more than its own valency। मतलब 3 से ज्यादा 5 वाला क्यों शो कर रहा है, although it is a tough case। तो क्या ये आपको पता है कि फास्फोरस में 5 क्यों शो कर रहा है, जबकि अच्छा आप NH4 पूछ रहे हैं, बेटा NH4 नहीं होता है। NH4 क्या होता है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, तो NH4 का कंपाउंड होता है, लेकिन उस पर प्लस का चार्ज लग जाता है, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब प्लस चार्ज आ गया, तो अमोनियम आयन होता है वो। तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी वो प्लस चार्ज के साथ होती है। अभी मैं न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अगर चार्ज किसी पर लगाना है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो अभी अमोनियम आयन के लिए मैं न्यूट्रल एलिमेंट की बात करता हूं। तो न्यूट्रल एलिमेंट में फास्फोरस की 5। अब यहां जरा समझो कैसे। 5 यहां भी है, यहां की वैलेंसी 3 और 5 3 है, यहां पर भी 3 और 5, यहां 3 के साथ 5 है। तो कंडीशन कैसे? वाई द एटम कैन शो मोर देन इट्स ओन वैलेंसी, इन विच मैनर? कैसे? ये कैसे लफड़ा हो गया भाई, जरा हमें ये बात समझनी होगी। इस बात को समझो जरा कि ये 5 समझना क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को आ जाना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 288, बात समझ में आती है। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, ये बहुत टफ केस है। 5 इलेक्ट्रॉनों को दे देना ये टफ केस है, बजाय 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के। कैसे 5 इलेक्ट्रॉन चले कैसे गए? तो जरा समझना, एक एग्जांपल से समझिए। मान लिया ये आप हो, मान लिया ये आप हो और आपका ये घर है, समझना, ये आप हो, आपका घर है ये। अब मान लिया कोई आपको किडनैप करना चाहता है, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड पे सोचते हैं, है ना। मान लिया आपको कोई किडनैप करना चाहता है, तो किडनैप, आपके किडनैप होने के 2 बेसिक रीजन होंगे। जानते हो कौन से? पहला बेसिक रीजन ये कि आप घर से बहुत दूर हो, आपकी डिस्टेंस घर से दूर हो। ऐसा ना हो कि कोई आपको पकड़ने आए, आप घर के अंदर घुस जाओ।
जब घर के अंदर चले जाओगे तो किडनैप कहाँ से हो जाओगे? घर में तो मम्मी पापा बहुत सारे लोग होंगे, घर में तो जो किडनैप करने आ रहा होगा तो वही किडनैप हो जाएगा, है ना? तो घर के अंदर चले जाओगे, इसका मतलब पहली घर से बहुत दूरी हो आपकी। क्या समझ पा रहे हो? घर से ये वाली जो डिस्टेंस है, मेरी भावनाओं को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये घर से डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, मान लिया जो किडनैप करने आ रहा है, ये किडनैप करने आ रहा है आपको, ये किडनैप करने आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा छोटा बनाया है मैंने। ये किडनैप करने आ रहा है इसको। इसका मतलब जो किडनैप करने आ रहा हो, ऐसा ना हो कि इसको आप गोद लेके खुद अंदर चले जाओ, तो वो खुद किडनैप हो जाएगा। मतलब जो किडनैप करने आ रहा हो वो आपसे क्या बड़ा हो, तभी किडनैप कर, आपसे ज्यादा पावरफुल हो, तभी आप किडनैप हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। सेम 2 कंडीशंस हम लगाएंगे। नंबर 1, घर से दूरी ज्यादा हो, फास्फोरस का न्यूक्लियस घर, पहला, दूसरा, तीसरा, 2, 8, 5। और दूरी कहां से मानते हैं हम? दूरी तीसरे वाले ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से हम दूरी मान लेते हैं कि भाई थर्ड ऑर्बिट से थोड़ा दूर हो गया। पहला ऑर्बिट बहुत पास, फिर दूसरा थोड़ा दूर, तीसरा बिल्कुल दूर। बिल्कुल दूर का मतलब एज कंपेयर टू इससे दूरी मान ली जाती है थर्ड से, ठीक है ना? अब थर्ड से दूरी मान ली गई 5। अब जरा देखो 5 हो गई है, थोड़ा इसको हटा देता हूं, ये 5। और हमने क्या किया? क्लोरीन PCl5 लगाया था ना, PCl5। तो देखो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। और ये 5 के 5, 1, 2, 3, 4, 5। और पांचों के पांचों क्लोरीन इस फास्फोरस से ज्यादा पावरफुल हैं। एक किडनैपर नहीं आया यहां पे, 5 आए हैं। और ये घर से दूर भी हो गया, और घर से दूर भी हो गया, और ये पावरफुल हो गया। इसलिए पांचों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा और बाहर निकाल ले गए। इसलिए टफ केस होते हुए भी यहां पर मोर देन इट्स ऑन वैलेंसी शो हो गया। तो आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिखो जरा इस बात को। ये बात मैंने आपको समझाई, नोट करके लिखो। एन एटम, राइट डाउन। हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? पूछो, कौन क्या पूछना चाहता है? क्या? हाँ, बिल्कुल एनर्जी लॉस होती है, बिल्कुल। यहां पर होता क्या है कि भाई जब PCl5 मेंटेन होता है ना, PCl5 दोनों जब मिलते हैं, और आपको पता है जब 2 चीजें मिलती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो फास्फोरस से और क्लोरीन से दोनों जब मिलती हैं, भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2,8,7 होता है। तो 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 287, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो इनके ऑक्टेट पूरा होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा होने पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल एनर्जी। इसलिए PCl5 के पास एनर्जी होती है, बिल्कुल। और PCl5 ऐसी सिचुएशन में वहां पर PCl5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के साथ वो शो करता है। लिखो जरा इस बात को। PCl5 हाँ बिल्कुल स्टेबल रहता है। अगर स्टेबल नहीं होता तो हम ये यहां पर बात ही नहीं कर रहे होते। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? वो एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे मान लिया मैं कहूं NH5 अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब यहां रुकेगा ही नहीं, रुकेगा नहीं मतलब बनेगा ही नहीं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर बनाया गया है तो इसका मतलब वो स्टेबल फॉर्म में ही है, ठीक है ना? वो स्टेबल फॉर्म में वहां पर अवेलेबल रहता है और वो बनता है, ठीक है ना? चलो लिखो जरा लास्ट बात लिख लो जल्दी से, टाइम वैसे हो गया है। चलो नेक्स्ट टर्न पे लिखा देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट टर्न पे लिखाएंगे। और आज हम आप लोगों को एक DPP देंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मोल्स, मॉलिक्यूल्स के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है ना? थैंक यू बेटा।